रेस्पिरेशन के चैप्टर में 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकंड इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो उससे पहले हम थोड़ी वॉल्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. सो फर्स्ट इज़ टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो होता है. एंड देन देयर इज़ IRV विच इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि हम फोर्सफुल इनहेलेशन कितना अमाउंट तक कर सकते हैं. देन उसके बाद आता है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, की नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है जो हम एक्सहेल कर सकते हैं. एंड देन देयर इज़ अ रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद भी एयर में बच जाती है, जो लंग्स को कोलैप्स होने से रोकती है. सो हमारे पास कितने वॉल्यूम हो गए. फर्स्ट इज़ दिस टाइडल वॉल्यूम, देन इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड देन द रेजिडुअल वॉल्यूम. तो अब बात आती है कैपेसिटीज़ की. तो हमारे पास फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम कंसिडर करेंगे टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को. कैसे? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम है वो हम नॉर्मल इनहेलेशन में लेते हैं जो है 500 ml, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3300 ml. तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम टोटल इनहेल कर सकते हैं तो वो बताती है हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. देन है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल मतलब रेजिडुअल मीन्स द रिमेनिंग. तो हमारे एयर में, हमारे लंग में कितनी एयर है. एक जो हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं जो है ERV, और दूसरी जो बची हुई है जो लंग को कोलैप्स होने से रोकती है. तो टोटल लंग्स, हमारे लंग्स में कितनी एयर बची हुई है जो वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. देन देयर इज़ अ वाइटल कैपेसिटी, जो कितनी एयर है जो हम एक्सहेल कर सकते हैं. एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो हमने ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया, उसके बाद हम कितनी एयर है जो एक्सहेल कर सकते हैं. तो वो एक तो टाइडल वॉल्यूम जो हमने इनहेल की दैट इज़ 500 ml. देन देयर इज़ अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो है 3300 ml. तो इतना तो हम एक्सहेल कर सकते हैं. उसके बाद क्या है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो इतनी अमाउंट ऑफ एयर है जो हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. उसको कंसिडर करेंगे हम एज अ वाइटल कैपेसिटी. एंड देन देयर इज़ अ टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है. तो वो हो गई एक रिजर्व वॉल्यूम, फिर हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये हो गई सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन होगी कि अमाउंट ऑफ एयर विच लंग कैन होल्ड इन अ डिफरेंट कंडीशन. हमने ये इंस्पिरेशन में नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन में कंसिडर किया, इसको हमने किया फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, फिर ये हो गया फोर्सफुल एक्सपिरेशन की कितनी लंग्स में एयर है जो हम एक्सपेल कर सकते हैं. एंड देयर इज़ अ एयर जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से रोकते हैं जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज़ अनदर वॉल्यूम विच इज़ एनाटॉमिकल डेड स्पेस, जो हमारे ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती. सो वो होती है 150 ml. ओके, नेक्स्ट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो उसको, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कौन कौन सी लेयर्स, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना है. तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सी लेयर्स से बनी है. तो गैसेस को एक तो सर्फेक्टेंट को पास करना पड़ेगा, देन फ्लूइड होगा, और देन एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स. ये तीन लेयर हो गई लंग की. फिर बीच में आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेस. फिर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस करना है, एंड देन एंडोथेलियल लेयर. तो कितने टोटल लेयर्स इसने क्रॉस करे हैं? 5, और बीच में एक इंटरस्टिशियल, तो जिसकी लेंथ 1 mm से कम होती है. सो इट्स अराउंड लाइक
0.6 माइक्रोमीटर। सो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है और ये CO2 का डिफ्यूजन, ताकि दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्टली एटमॉस्फेयर में गैसेस के सबके अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। ऑक्सीजन एक अलग प्रेशर से प्रेशर एक्सर्ट करता है, CO2 अपना अलग प्रेशर एक्सर्ट करता है एज द प्रेजेंस ऑफ द गैसेस एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है 159 mm of Hg। सो और एल्वियोलाई के अंदर होता है 104 mm of Hg। तो गैस हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक मूव करती है, हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट तक मूव करती है। तो 150 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ से लंग्स में एंटर करेगी ऑक्सीजन एंड देन ये आ गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है कम, ये है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 40 ml%। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होना है उसमें। सो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी। तो अब हमारे पास हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया इंक्रीज 19 ml और साथ ही साथ ऑक्सीजन का प्रेशर भी बढ़ गया एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो अब वो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन एर्टा के थ्रू हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा। तो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमें पहुंचाना है टिश्यू तक, बिकॉज सारी जो मेटाबॉलिक सेलुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए O2 की ज़रूर होगी। तो इसके लिए यहाँ पे टिश्यू लेवल पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो होती है 40 mm of Hg। सो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ अगेन, तो 95 mm of Hg ऑफ ब्लड विल मूव टुवर्ड द टिश्यू। तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में एंड देन अगेन इन अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होगा, ये यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी हो रही है। सो CO2 प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है 40 mm of Hg। हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 40। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ CO2 मूव करेगा। तो हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ हाई। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई? 52 ml%। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम थी 48 ml%, जो अब बढ़ के हो गई है 52। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड देन द कैपिलरी विच आर एनास्टोमोसिंग अराउंड द एल्वियोलाई। तो 46 mm of Hg हमारे पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन है 52 ml। एटमॉस्फेयर में होता है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 mm of Hg और एल्वियोलाई में होता है 40। सो अगेन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एंड देन अगेन, और CO2 हो गई एक्सपेल्ड आउट। तो अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन फिर से डिक्रीज़ हो जानी है, कितनी हो गई? 40, और प्रेशर हो गया कितना? 40, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 48। सो फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर अगेन CO2 जो प्रोड्यूस हुआ टिश्यू में से वो जाएगा ब्लड में एंड देन साइकिल रिपीट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अब आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये वाला डायग्राम कंसिडर करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो एज आई सेड कि सेलुलर लेवल पे जो सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ जैसे कि CO2, तो CO2 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। आई थिंक मैं ये पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करूँ।